बहुत समय पहले की बात है। जुंगनपुर नाम के गांव में सुधीर अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। उन दोनों की शादी को 2 साल हो गए थे। तभी राधा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ ही दिनों में राधा ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। मगर राधा और सुधीर बच्ची होने पर खुश नहीं थे। वो थोड़े से उदास हो गए। देखो, हमारी किस्मत कितनी खराब है। मुझे तो पहली संतान ही लड़की हुई। मैं तो इसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। भगवान ही हमसे रूठे हुए हैं, इसीलिए तो हमें बेटी हुई है। मेरी सहेलियां नीता और मीता को तो देखो, पहले उन्हें लड़के हुए हैं। दोनों कितनी भाग्यशाली है। अब तो मुझे लगता है इंतजार ही करना पड़ेगा। आशा करते हैं अगली बार लड़की ना हो। अगर किस्मत में हुआ तो लड़का ही होगा। आप शुभ शुभ सोचिए। मैं तो हमेशा शुभ ही सोचता हूँ। अगली बार अगर लड़की हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जाने दीजिए, चलो मैं आपको खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर राधा सुधीर को खाना परोसती है। सुधीर भी खाना खाकर अपना काम करने चला जाता है। अब 1 साल बाद राधा फिर से गर्भवती रहती है और उसे इस बार लड़का ही चाहिए था। लेकिन उसे इस बार भी लड़की ही होती है। लड़की को देख राधा फूट फूट कर रोने लगती है। राधा और सुधीर को इतना बुरा लगा कि वो मातम मनाने लगे, जैसे उनके घर में कोई मर गया हो। उन्होंने उस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं। हे भगवान, तुम हमें किस बात की सजा दे रहे हो? अरे 2 लड़कियां छाती पर मूंग दलने आई है। अरे ये दोनों तो पराया धन है। अपने घर से धन संपदा बटोर कर चली जाएगी। इससे हमारा वंश तो नहीं चलेगा। सुधीर और राधा दोनों भी अपने बेटियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उन्हें कोई वजह हो या ना हो, उन पर अपनी भड़ास निकाला करते थे। बेमतलब ही राधा लड़कियों की पिटाई कर दिया करती थी और नासमझ उम्र में ही उन्हें घर के सारे काम करने पड़ते थे। कुछ साल बाद उनके घर में लड़के का जन्म हुआ और राधा और सुधीर बहुत खुश हुए। राधा और सुधीर इतने खुश थे कि उनके खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने अपने लड़के का नाम प्रिंस रखा। उसकी देखभाल भी दोनों प्रिंस की तरह ही कर रहे थे। उसके खान पान में कोई कमी नहीं थी। उसने जो चीज मांगी वो उसे समय पर मिल जाया करती थी। दोनों बहनें रीता और सीता भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। वे दोनों अपने भाई की बहुत सेवा करती थी। उनके माता पिता हमेशा उन दोनों बहनों में भेदभाव करते थे। एक दिन रीता अपनी माँ से, माँ, प्रिंस देखो ना कितने मजे से आम खा रहा है, मुझे भी एक आम खाने को दो ना। अरे 2 ही आम है घर में, आज ये एक खाएगा तो कल एक खाएगा। वैसे भी तुम दोनों आम खाकर क्या करोगी? प्रिंस का आम खत्म हो जाए तो जो बाकी है वो तुम खा लेना। ऐसा कहकर माँ वहाँ से चली जाती है। एक दिन प्रिंस सुबह दूध पी रहा था। तभी सीता वहाँ आकर, मम्मी मुझे भी थोड़ा दूध दे दो ना, मुझे भी दूध बिस्किट खाने का मन करता है। इतनी महंगाई में 50 रुपए लीटर का दूध हम तुम्हें कहाँ से दें? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मी मुझे भी दूध पीना है, मुझे भी अच्छा खाने का मन करता है। वो लड़का है, उसने अच्छा खाना पीना ही चाहिए। वो आगे जाकर हमारी सेवा करेगा। तुम दोनों तो अपने ससुराल चली जाओगी। ये हमारे घर कमा के लाएगा। तुम दोनों तो यहाँ बस बटोर कर जाओगी। ऐसी बातें रीता और सीता को बहुत बुरी लगती थी। वो हमेशा अपने माता पिता से, माँ हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे, हम भी बड़े होकर कमाएंगे, पिताजी और आपको संभालेंगे। रीता की बातें सुन राधा और सुधीर हंसने लगते हैं। प्रिंस के लिए कपड़े हमेशा अच्छे आते थे और दोनों लड़कियों के लिए कपड़े हमेशा सस्ते, जिनसे केवल शरीर ढका जा सकता था, मगर दिखने में वे बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होते थे। प्रिंस के कपड़े कितने अच्छे होते हैं, काश हमें भी अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। हाँ रीता, बाकी के लड़कियों के कपड़े कितने अच्छे होते हैं और वो कितना सस्ती है, वो दिखने में भी बेहद सुंदर होती है। हाँ सीता, हमारे नसीब में नहीं है ये कपड़े। उनके पिताजी उन्हें साफ कह देते हैं कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद कर ला सके। और वो तो लड़का है लड़का, उसे तो हमें अच्छे कपड़े पहनाने ही है। वो अच्छे स्कूल में जाता है तो उसकी इंसल्ट भी नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों का क्या?
तुम दोनों तो सरकारी स्कूल में जाती हो, इसलिए ज्यादा वक्त तुम दोनों घर पर ही रहती हो। जाने दो, वो हमारा छोटा भाई है। चलो हम खेलने चलते हैं। दोनों बहनें जब भी सरकारी स्कूल में जाती थी तो उनकी माँ सुधीर से, इन दोनों बच्चों का हमें कोई खर्चा नहीं आएगा। हाँ, इनका एडमिशन सरकारी स्कूल में होने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप और कपड़े भी मिल जाएंगे। हमें अब इनका कोई टेंशन नहीं है। इतना सारा खर्च बचेगा तो हम प्रिंस को इंग्लिश मीडियम में डाल पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। अच्छी पढ़ाई होगी तो वो जीवन में कुछ बन सकेगा। ऐसा कहकर राधा प्रिंस को प्यार से पुचकारती है। दोनों के लाड प्यार की वजह से प्रिंस बिगड़ने लगा था। उसे ढेर सारे रुपए मिलते थे, मगर वो उन रुपयों को खाने में या फिर मजे करने में ही उड़ा देता था। थोड़े ही दिनों के बाद प्रिंस की जरूरतें बढ़ती चली गई और वो घर से बहुत सारे पैसे लेकर जाने लगा। सुधीर और राधा भी बेझिझक उसे पैसे दे दिया करते थे। एक दिन प्रिंस अपने पिताजी से, पिताजी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। 20,000? वो क्यों चाहिए बेटा? पिताजी, मेरे स्कूल में सभी लड़के पिकनिक के लिए जा रहे हैं और वहां जाकर ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। सुधीर की बातें सुन प्रिंस सुधीर से, ऐसे तो आपको देने ही पड़ेंगे पिताजी। ये बातें सुन सुधीर मन में दुखी हो गया और अपने दोस्त से पैसे उधार में लेकर वही पैसे प्रिंस को लाकर दिए। उसके व्यवहार से सुधीर बहुत चिंतित रहने लगा। वो अपनी पत्नी राधा से, राधा, देखो प्रिंस हमारा कितना पैसा खर्च कर रहा है और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं, जबकि रीता और सीता स्कॉलरशिप में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा है, साथ ही साथ घर का काम भी करती है। तो क्या हुआ? वो लड़कियां है, उन्हें तो काम करना ही पड़ेगा। अब लड़के घर का काम थोड़ी ही करेंगे। एक दिन प्रिंस ने सुधीर से 50,000 रुपए की मांग की, जो मांग सुधीर ने पूरी नहीं की। सुधीर को प्रिंस की आदतों पर शक होने लगा था, इसीलिए सुधीर ने प्रिंस को पैसे नहीं दिए और इसी बात से नाराज होकर प्रिंस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हॉस्टल में रहने चला गया। उसने सुधीर और राधा से बात करना तक बंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद प्रिंस की पढ़ाई पूरी हुई और वो इंजीनियर बन गया। प्रिंस इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी उसे सिया नाम की लड़की से प्यार हो गया। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। देखो प्रिंस, मैं पहले से ही बता देती हूँ कि डैडी को घर जमाई चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को इस शादी में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें बताओगे तो हमारी शादी ही नहीं होगी। और खबरदार, जो हमारे यहाँ उन्हें लाकर रखा तो मैं फालतू की झंझट नहीं पालना चाहती, समझे? प्रिंस ने सिया से शादी कर ली और अपने ससुराल में घर जमाई बन के रहने लगा। अब सुधीर और राधा बिना बेटे के ही रह गए। तभी रीता उनके पास आती है। पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया है बैंक में मैनेजर की पोस्ट के लिए। अरे वाह बेटी, ये बैंक का फॉर्म तुमने कब भरा था? पिताजी, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता कि आप मेरी कोई एक्टिविटी देखे। सीता का क्या हुआ? उसने भी तो कौन सा फॉर्म भरा था ना? हाँ, उसने कोई फॉर्म तो भरा था। थोड़े ही दिनों बाद उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। कुछ ही दिनों में सीता का भी फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है। तभी सुधीर राधा से, राधा, हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने हमेशा अपने दोनों बेटियों के साथ भेदभाव किया और अपने बेटे पर अंधाधुंध खर्च किया, लेकिन देखो वो कितना स्वार्थी निकला। आज उसे अपने माँ बाप बोझ लगने लगे हैं और हमारी बेटियां इतनी समझदार होते हुए भी हमने उन्हें नजरअंदाज किया। सुधीर और राधा की आंखों में से पछतावे के आंसू निकल रहे थे। ये देखकर रीता और सीता उनके पास आकर, सीता, पिताजी और माँ मेरे साथ रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रीता, वो दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। उनकी बातें सुनकर सुधीर और राधा हंसने लगते हैं और तभी सुधीर रीता और सीता से, बच्चियों, हम दोनों ने तुम्हारे साथ जो भेदभाव किया उसके लिए हमें माफ कर दो। हाँ मेरी बच्चियों, हम दोनों को माफ कर दो। चलो अब हम सब साथ में ही रहेंगे और हाँ, एक ही जगह रहेंगे। ऐसा कहकर रीता और सीता अपने माँ पिताजी के गले लग जाती है। हमेशा बेटा और बेटी में समानता रखनी चाहिए और उन दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटा बेटी एक समान होती है,
उन्हें समान अधिकार तथा शिक्षण देना चाहिए। एक बार की बात है, दूर एक गांव में रोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहा करता था। रोहन का कोई घर ना होने के कारण वो दिन भर मजदूरी का काम करता और रात के समय पेड़ के नीचे सो जाता था। उसे देखकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोगों को उसकी दया भी आती थी। पता नहीं इस बेचारे का क्या होगा। बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है और क्या पता इसकी जिंदगी में कभी शादी होगी भी या नहीं। लोगों के ताने सुन अब रोहन ने ठान लिया था कि वो कुछ न कुछ अच्छा करके सबकी बोलती बंद कर देगा। अब धीरे धीरे उसने अपने पास कुछ पैसे जमा कर लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब रोहन वहाँ समोसे बनाकर ट्रेन के यात्रियों को बेचा करता था। एक दिन वो ट्रेन में समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रोहन एक यात्री के पास जाकर, सर समोसे ले लो, गर्मा गर्म है सर। तभी वो यात्री रोहन से, बेटे मेरे पास मेरा सैंडविच है। ऐसा कहकर उस आदमी ने टिफिन में से सैंडविच निकाला। उसे देखकर रोहन ने उस आदमी से पूछा, ये क्या है सर? तभी वो यात्री रोहन से, ये सैंडविच है बेटा, क्या तुम खाना चाहोगे? नहीं नहीं सर, ये आपका है। उस आदमी ने रोहन के हाथ में सैंडविच दिया। रोहन ने संकोच के साथ सैंडविच खाया। सैंडविच बहुत ही टेस्टी था। वो सैंडविच की टेस्ट देखकर रोहन उस आदमी से, सर ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कैसे बनाते हैं? उस आदमी ने रोहन की रिक्वेस्ट को मानकर उसे 2-3 सैंडविच के प्रकार बताए और उसे कैसे बनाते हैं उसकी सारी जानकारी भी बताई। वो आदमी रोहन को 1 घंटे तक विविध प्रकार के सैंडविच के नाम बताता रहा। रोहन भी बड़ा मन लगाकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। सब समझकर रोहन ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। रोहन अपने गांव में फिर से लौट आया और उसने लोगों से कुछ पैसे उधार में मांगे तो लोगों ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर रोहन ने अपने पास के कुछ पैसों से बीच बाजार में सैंडविच का एक ठेला लगाया। शुरुआत में गांव के लोग रोहन से, अरे भाई ये क्या है, हम सब तो ऐसा कुछ नहीं खाते। 2 दिन बाद 2 बच्चे उसके ठेले पर आए और रोहन से, भैया भैया हमें सैंडविच चाहिए। रोहन ने बच्चों को ताज़ी सब्जियों से अच्छा सैंडविच बनाकर दिया और बच्चों ने जब वो सैंडविच खाया तो उन्हें सैंडविच बहुत पसंद आया। तभी बच्चे रोहन से, भैया ये सैंडविच तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? हाँ भैया, हमें सैंडविच बहुत पसंद आया। बच्चों ने घर जाकर अपने माँ पिताजी को बताया। उस दिन से रोहन की दुकान पर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा होने लगी। अब रोहन ने अलग अलग प्रकार के सैंडविच बनाना शुरू कर दिया और वो सैंडविच भी लोगों को बहुत पसंद आते थे। लोग बड़े चाव से सैंडविच खाया करते थे। जिन औरतों से सुबह टिफिन नहीं बन पाता था, अब वो बच्चों को टिफिन में सैंडविच खरीद कर देने लगी थी। सैंडविच सब्जियों से बने होने के कारण सेहतमंद थे। बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक रोहन का सैंडविच सबको बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में रोहन की अच्छी कमाई होने लगी। तभी रोहन ने गांव के जरूरतमंद युवकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सैंडविच बनाना सिखाया और उन्हें तनख्वाह देकर आसपास के गांव में ठेले लगवा दिए। इससे उसका सैंडविच बहुत फेमस हुआ। कुछ ही सालों में रोहन ने अपना अच्छा बड़ा घर बनवाया और शादी भी की। वो अब बहुत ही खुश था। उसे देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुआ करते थे। मगर रोहन को हमेशा एक चीज महसूस हुआ करती थी। एक दिन रोहन खुद से, मुझे जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उस व्यक्ति का मुझे नाम तक नहीं पता। मुझे तो वो कहाँ रहते हैं ये भी नहीं पता। ये बात उसे हमेशा मन ही मन खाए जा रही थी। एक दिन रोहन शहर गया हुआ था। घर लौटते समय उसे रास्ते पर कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। एक आदमी सड़क पर जख्मी अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसके पास जाकर रोहन, आपको ज्यादा लगा तो नहीं है ना? उस आदमी का चेहरा देख रोहन ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। वो वही आदमी था जिसे रोहन ढूंढ रहा था। उसे उठाकर रोहन तुरंत ही अस्पताल में लेकर गया। अस्पताल में जाकर उसका सारा इलाज रोहन ने किया और उसे होश आते ही रोहन उस आदमी से, सर अब आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद बेटे, आज तुमने मेरी जान बचाई। नहीं सर, धन्यवाद तो मुझे आपसे कहना था। आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सर। सर आपका नाम क्या है?
बेटे, मेरा नाम नरेंद्र है और मैंने कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दी बेटा? रोहन ने नरेंद्र जी को सारी आप बीती सुनाई। नरेंद्र जी भी रोहन की कामयाबी पर बहुत खुश हुए। रोहन बड़ा खुश था कि उसने नरेंद्र जी की मदद की थी। अब नरेंद्र जी भी कभी कभी अपने पूरे परिवार के साथ रोहन के हाथ का सैंडविच खाने के लिए आ जाया करते थे। रोहन को हमेशा मन में जो कमी लगती थी वो अब पूरी हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सहायता सिर्फ वस्तु या पैसों से ही नहीं होती। अगर अपना ज्ञान बांटकर किसी की सहायता की तो वो भी बड़े काम आ जाती है। एक सुंदरपुर नाम के गांव में शारदा अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। शारदा का पति गुजर जाने के बाद शारदा ने अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की थी। शारदा का बड़ा बेटा संजय शहर में नौकरी किया करता था। वो हर महीने पैसे अपनी माँ और बहन को भेजा करता था। रमा कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो बहुत होशियार थी। एक दिन संजय एक लड़की को अपनी माँ से मिलवाने के लिए गांव लेकर आया। माँ, तुम कहाँ हो? अरे संजय, अचानक कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है बेटा? माँ, ये सरला है। मैं और सरला एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दूसरे को हम बहुत पसंद करते हैं माँ, इसलिए हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, मुझे ये शादी मंजूर है। ऐसा कहकर संजय और सरला ने शारदा का आशीर्वाद लिया। तभी शारदा सभी के लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सरला संजय से, संजय, ये क्या खाना है? हमारे घरों में कितना अच्छा खाना होता है। गाँव में ऐसा ही खाना बनता है सरला। मुझे तो ऐसा खाना गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। तुम खाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। संजय भी थोड़ा बहुत खाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सरला और संजय उसी दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में सरला और संजय शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में उसकी माँ और बहन भी शामिल होते हैं, मगर सरला को वो गरीब होने के कारण पसंद नहीं आते। थोड़े दिनों बाद शारदा अपनी बेटी रमा के साथ अपने गांव चली आती है। गांव जाते ही शारदा काम करने लग जाती है। तभी गांव का एक आदमी शारदा से, अरे शारदा बहन, अब तो तुम्हारे बेटे की शादी भी हो गई है। बेटा और बहू दोनों भी कमाते हैं, फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? भाई साहब, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकूंगी। हाँ बहन, हमारी जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अब शारदा लोगों के यहाँ मजदूरी करके कुछ पैसे रमा की शादी के लिए जमा कर रही थी। ऐसे में ही एक दिन शारदा को बहुत तेज बुखार आता है। शारदा का बुखार इतना होता है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती करवाने की वजह से अस्पताल का बिल बहुत आया। ये देख रमा बहुत चिंता में पड़ जाती है। तभी रमा संजय को फोन करती है तो सरला फोन उठाती है। हेलो भैया, मैं रमा बोल रही हूँ। मैं सरला बोल रही हूँ। रमा, कहो, कैसे फोन किया था? भाभी, माँ को बहुत तेज बुखार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। अगर आप भैया को बताएगी तो वो मेरी कुछ मदद कर देंगे। यहाँ तुम्हें क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है क्या? जब चाहा तब फोन करके पैसे मांग रही हो। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था भाभी। मुझे सब पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आइंदा से यहाँ फोन मत करना। ठीक है भाभी। ऐसा कहकर सरला फोन रख देती है और रमा को मन ही मन बहुत कोसती है। इधर रमा अपने माँ का इलाज उसके जमा किए हुए पैसों से करती है। अब कुछ दिनों बाद शारदा ठीक होकर घर वापस आ जाती है। तब उन दोनों के पास थोड़े पैसे थे। उसमें से रमा ने घर का थोड़ा सामान लाया और खाना बनाने लगी। तभी रमा खुद ही मन में, अब माँ ने और काम किया तो माँ और बीमार पड़ सकती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रमा कुछ करने का सोचती है। तभी उसकी सहेली शमा वहाँ आ जाती है। शमा रमा से, रमा, इतना क्या सोच रही हो कि मैं घर में आई और तुम्हें पता भी नहीं चला? मुझे कुछ काम करना है शमा। माँ से अब काम नहीं होगा और मैं उन्हें कुछ करने भी नहीं दूंगी। रमा, तुम रोटियां कितनी अच्छी बनाती हो, क्यों ना तुम रोटियां बनाकर बेचो? हाँ शमा, तुम सच कह रही हो। मैं रोटियां बनाकर बेचूंगी तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। रमा अगले दिन बाजार में गर्मा गर्म रोटी बनाकर बेचने लगती है। कुछ लोग रोटियों की खुशबू सूंघ वहां आते हैं। तभी रमा लोगों से, आओ आओ, गर्मा गर्म रोटी ले लो, गरम और ताजी रोटी ले लो। रमा ऐसे कह रही थी तभी रमा के पास उसकी दोस्त सोनाली आ जाती है।
सोनाली रमा से। रमा, तुम ऐसे रोटियां बनाकर बेच क्यों रही हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज से मैं ये काम करूँगी, रोटियां बनाकर बेचूंगी। ये अच्छा विचार है रमा, मुझे 2 रोटियां दे दो। हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रमा सोनाली को 2 रोटियां देती है। सोनाली रमा को 15 रुपए दे देती है। उसकी रोटी की खुशबू सुन बहुत से लोग उसके दुकान पर आते हैं और रोटी खरीदना शुरू करते हैं। रमा की रोटियां इतनी मुलायम होती है कि लोग उसकी रोटियां खरीद लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब रमा बहुत मेहनत करके रोटियां बनाती और बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बड़े होटल का मालिक रमा के पास आकर, क्या आप ही हो रोटी बनाने वाली रमा? हाँ, मैं ही हूँ रमा। कहिए, क्या काम था? जी, मेरा होटल है, मैं आपको रोटियों की ऑर्डर देने आया हूँ। क्या आप मेरा ऑर्डर पूरा करके देगी? कितनी रोटियां चाहिए आपको हर रोज के लिए? मुझे 100 रोटियां सुबह और 100 रोटियां शाम को चाहिए। क्या आप ये ऑर्डर दे पाएंगी? हाँ, मैं सुबह और शाम रोटियां आपको पहुंचा दूंगी। आप मुझे आपका होटल का पता दे दीजिए। ये लीजिए मेरा कार्ड, कल से आप रोटियां लेकर आना। ठीक है साहब, धन्यवाद। ऐसा कहकर होटल मालिक वहां से चला जाता है। रमा घर जाते ही ये खुशखबरी अपने माँ को सुनाती है। माँ, मुझे आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। एक होटल मालिक ने मुझे रोटियां बनाने की ऑर्डर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में रमा, ये तो बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। मुझे सुबह और शाम रोटियां भी बनानी है। हाँ रमा, चलो मैं भी तुम्हें मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा रमा के साथ सब काम जल्दी जल्दी खत्म कर डालती है। अगले दिन रमा जल्दी उठकर 100 रोटियां बनाती है और होटल में जाकर डिलीवरी देकर आती है। उसकी रोटियां खाकर ग्राहक बड़े खुश होते हैं। तब से रमा की रोटियां बहुत अच्छी तरह से बेची जाने लगी थी। अब रमा को एक होटल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्डर आने लगे थे। रमा खुद का काम बहुत अच्छी तरह से करने लगी थी। उसका काम देखकर ग्राहक बहुत खुश थे। अब रमा की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। रमा ने अपने साथ गांव की कुछ औरतों को काम में शामिल कर लिया था और उनके साथ काम करके अपनी डिलीवरी पूरी किया करती थी। रमा की रोटियां अब बहुत फेमस बन गई थी। उसकी वजह से रमा ने उसका बिजनेस ऑनलाइन भी कर दिया था। रमा को अब काम से बहुत पैसे मिल रहे थे। अब रमा ने घर के साथ साथ लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी थी। लोगों को रोजगार दिलवाया था। उसके नाम के चर्चे अब गांव-गांव में जाने लगे थे। एक दिन रमा का भाई संजय को ये सारी बातें पता चलती है। वो रमा और अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से, माँ, मुझे रमा की तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ संजय, मेरी रमा ने अपना फर्ज तो निभाया, साथ में खुद भी अपने पैरों पर खड़ी रही है। हाँ माँ, उसने खुद से ही सब किया है। तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भूल गए थे संजय, मगर मेरी रमा अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए आए हो यहाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं मेरी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरी नहीं, अपनी बहन की मांगो। ऐसा कहकर शारदा वहां से चली जाती है। संजय रमा के पास आकर, रमा, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, मुझे जब जरूरत थी तब आप मेरे काम नहीं आए। आज मेरी परिस्थिति अच्छी देखी तो आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। रमा, मुझे सच में माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है भैया, मैंने आपको माफ कर दिया। आज से आप माँ का दिल कभी नहीं दुखाओगे। हाँ रमा, हम दोनों माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। रमा, तुमने मुझे माफ तो किया ना? हाँ भैया। ऐसा कहकर संजय और रमा गले लग जाते हैं। ये सब देख शारदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमा का बिजनेस भी अच्छी तरह से चलने लगा था। रमा अपने काम के दम पर करोड़पति बन गई थी और उसकी तरक्की देख गांव की लड़कियां प्रेरित हो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम को लगन से करना चाहिए। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है, इसीलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए।